बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों पर मामूर आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया। लापता हेलीकॉप्टर में कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला अफसरान सवार थे। ये बलूचिस्तान में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का मुआयना कर रहे थे। पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया था। हेलीकॉप्टर की तलाश का ऑपरेशन जारी है। जियो न्यूज़ की टीम बलूचिस्तान में उस मकाम पर पहुंच गई है जहां से हेलीकॉप्टर मुबैना तौर पर लापता हुआ था। आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर की तलाश में दुश्वारी क्यों पेश आ रही है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन। जी, आर्मी एविएशन का जो हेलीकॉप्टर कल शाम से लापता था, उसके लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे आखिरी इत्तलात तक आर्मी एविएशन के इस हेलीकॉप्टर को, जो कि थल से कराची जा रहा था, इसे विंदर के मुकाम पर जो ससी पन्नू का मज़ार है उसके पास से आखिरी दफ़ा देखा गया था। और हमें तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे की मसाफत के बाद थल से रात को जाए वक़ुआ पर पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त बहुत रात थी और उस वक्त जो वहां हमें ऐनी शाहिदीन मिले, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि उन्होंने शाम के वक्त अंधेरा होने से कुछ पहले एक हेलीकॉप्टर को इलाके में निचली परवाज करते हुए देखा था, उड़ते हुए देखा था। जहाज कैसा लग रहा था? टेढ़ा टेढ़ा जा रहा था, ससुई की तरफ जा रहा था। किस टाइम देखा था तुमने ये? शाम के टाइम। अच्छा, उस वक्त अंधेरा हो गया था? नहीं था, हाँ, हल्का हल्का अंधेरा हुआ था। अच्छा, तो किस तरह रहा था जहाँ हेलीकॉप्टर? बिल्कुल ऐसा टेढ़ा जा रहा था। उस वक्त लोगों ने कोई धुआं वगैरह निकलते हुए देखा? नहीं। आर्मी एविएशन के इस हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अमजद, इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर खालिद के अलावा हेलीकॉप्टर के पायलट मेजर सईद, को पायलट मेजर तलहा, जबकि क्रू मेंबर लाइस नाइक, मुदस्सिर सवार हैं। जिस इलाके में ये हेलीकॉप्टर लापता हुआ है वो एक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, सड़कें नहीं है। बेशतर जगहों के ऊपर ये सड़कें बरसाती पानी जो है सैलाबी पानी बहा कर ले गया है और गाड़ियों का रास्ता नहीं है। एक जगह जाकर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, उसके आगे पैदल जाना पड़ता है। तो बड़े पैमाने पर इसकी तलाश का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है, पहाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं और घाटियां बनी हुई हैं वहां पर। तो इस हेलीकॉप्टर की तलाश में इसलिए मुश्किल पेश आ रही है। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बताइएगा इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं, क्योंकि आज 10 बजे फॉरेन फंडिंग केस, जो ममनुआ फंडिंग केस है, उसका फैसला सुनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस फैसले को सुनाएगा। और सिक्योरिटी के इंतजाम है कि इस वक्त इस्लामाबाद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आने के लिए सिर्फ सरीना की जानिब से रास्ता और मागला रोड वाला रास्ता खुला है, जबकि बाकी जितने रास्ते हैं वो कंटेनर्स लगा के बंद किए गए हैं। नादरा चौक कंटेनर लगा के बंद किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन को आने वाले रास्ते जो है उनको खारदार तारे और कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है और सिर्फ उन्हीं अफराद को अंदर आने दिया जा रहा है जिनके पास अपने दफातर के कार्ड्स हों। लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, यहाँ पर लोगों को गाड़ियाँ लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बता दूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जगह जगह जो खारदार तारे और नाके लगाए हुए हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद में भारी नफरी जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर तैनात की गई है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि यहाँ पर आज के लिए सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए जाएँ और जो आला अफसरान है वो भी मुस्तकिल यहाँ पर पुलिस के और जो दीगर इंतजामिया के आला अफसरान हैं वो भी मुस्तकिल इलेक्शन कमीशन के बाहर ही मौजूद हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक तो नौशीन आपने अपडेट किया। ये भी बताइएगा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सियासी जमात के लिए गैर मुल्की फंडिंग अगर साबित हो जाती है तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं?
बिल्कुल, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अगर गैर मुल्की फ़ंडिंग लेने वाली सियासी जमात का जो वजूद है वो फिर बरकरार नहीं रह सकता। उसके जो तमाम अतियात होते हैं वो ज़ब्त हो जाते हैं। वफाकी हुकूमत की डिक्लेरेशन और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फिर फैसला है उसके बाद पार्टी तहलील भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही पार्टी पार्लियामेंट जो और सूबाई असम्बली और जो मुकामी हुकूमतें हैं उनसे भी अपनी बाकी मुद्दत के लिए जो है वो नाअहल हो जाती है। सियासी जमातों की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 200 कहता है कि सियासी जमातें गैर मुल्की इमदाद से न तश्कील पाएगी न ही मुनज़्ज़म होगी। सेक्शन 204 के मुताबिक सियासी जमात को बराह रास्त या बिलवास्ता किसी गैर मुल्की ज़राए से अतिया लेना मना होगा। इनमें गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल कंपनी, फर्म, तिजारती या पेशावर एसोसिएशन या अफराद शामिल हैं। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ममनुआ ज़राए से मिलने वाले अतियात हुकूमत जब्त कर लेगी। ये अतियात कैश, स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल या दीगर सहूलियात की मद में हो सकते हैं। गैर मुल्की ज़राए में ऐसे समंदर पार पाकिस्तानी शामिल नहीं जो नादरा का जारी करदा नाइकॉप कार्ड रखते हों। सेक्शन 212 के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजे गए रेफरेंस या किसी और ज़राए से हासिल मालूमात से वफाकी हुकूमत मुतमईन हो कि किसी सियासी जमात को गैर मुल्की फंडिंग हासिल है तो वो नोटिफिकेशन के जरिए इसका डिक्लेरेशन करेगी। कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत या अमनो आमा के बरखिलाफ तश्कील दी गई हो तो वफाकी हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत डिक्लेरेशन के 15 दिन के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट भेजेगी और अदालत उज़्मा का ऐसे रेफरेंस पर फैसला हतमी होगा। सियासी जमात तहलील कर दी जाएगी। सेक्शन 213 के तहत तहलील होने वाली सियासी जमात अगर पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली या मुकामी हुकूमत का हिस्सा हो तो वो बाकी मुद्दत के लिए इसका हिस्सा नहीं रह सकेगी। जी, आपने जैसे देखा ये तफसीलात बता रहे इस रिपोर्ट में कि अगर किसी पार्टी की ममनुआ फंडिंग जो है साबित हो जाती है तो फिर इलेक्शन एक्ट के तहत क्या होगा। और इस वक्त जो इलेक्शन एक्ट के लिए जो PTI का फॉरेन फंडिंग केस है ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत 2014 में अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर किया था। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक खबर देने वाले फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने कहा कि चैरिटी मैचेस के लिए चंदा देने वाले अफराद को पता ही नहीं था कि उनका पैसा चैरिटी की बजाय तहरीक इंसाफ को गया है। जब उन्होंने तहरीक इंसाफ का बताया तो वो हैरान रह गए। मेरे पास जो शवाहिद हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए गए आरिफ नकवी के बयान हल्फी और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। पैसा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने नहीं दिया बल्कि $13 लाख ज़बराज ने भेजे। मुत्तहिदा अरब अमीरात के शेख अल नहयान के $12 लाख भी तहरीक इंसाफ को भेज दिए। सवाल यह है कि इस खैराती मैच में आने वाले और अतियात देने वाले लोगों को क्या ये पता था कि वो इमरान खान की पाकिस्तान में सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अतियात दे रहे हैं। जिन मेहमानों से मैंने बात की है उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पैसा कहां जाएगा और वो हैरान रह गए जब मैंने उन्हें बताया कि शायद ये पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गया है। उनका कहना था कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अतियात का पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। वोटन क्रिकेट ने जो $21 लाख तहरीक इंसाफ को भेजे उसमें $13 लाख अबराद से आए थे और वो इनफरादी तौर पर दिए गए अतियात नहीं थे बल्कि एक कंपनी की तरफ से आए थे और पाकिस्तानी कवानीन के तहत कंपनीज को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो सियासी जमातों को फंडिंग फराहम करें। शेख अल नहयान मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी हैं और आरिफ नकवी ने उनके पैसों में से $12 लाख पाकिस्तान भेज दिया और कहा कि ये तहरीक इंसाफ के लिए हैं। आपके पास दस्तावेजी सबूत और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के सबूत हैं जो आपकी स्टोरी को दुरुस्त साबित कर सकें, क्योंकि आपकी स्टोरी आरिफ नकवी के बयान हल्फी को झूठा साबित करती है। मेरे पास जो शवाहिद हैं वो आरिफ नकवी के बयान हल्फी की नफी कर रहे हैं। आपकी स्टोरी बताती है कि अगर आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले किया गया तो उन्हें 291 साल तक की सजा का सामना हो सकता है। क्योंकि आपने आरिफ नकवी के केस पर बहुत सालों से काम किया है, तो क्या आपकी नजर में भी उनका केस मामूली बेजाबदगियों का केस है और उन्हें टारगेट किया गया है या एक बड़ा फ्रॉड का केस है? मैं 4.5 साल से इस केस पर काम कर रहा हूँ। मैंने आरिफ नकवी के खिलाफ साजिश के कोई सबूत नहीं देखे हैं और मैंने अबराज में माली बेजाब्तगियों के बेपनाह सबूत देखे हैं। अबराज के ऊपर अमेरिका में क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं। दुबई के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने भी अबराज पर करोड़ों डॉलर्स के जुर्माने आयद किए हैं। ये कोई मामूली बेजाब्तगी का केस नहीं है।
मैं 22 साल से फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हूं और मैंने इस किस्म की सूरत हाल भी किसी भी कंपनी में नहीं देखी। अबराज के पास $1 अरब का हेल्थ केयर फंड था जिसका मकसद अस्पताल बनाना था और इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर अबराज के एग्जीक्यूटिव्स ने वो पैसा निकाला और दीगर चीजों में खर्च कर डाला। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अदालत ले गई तो क्या आप अपनी स्टोरी अदालत में साबित कर पाएंगे? जी हाँ, जैसा कि मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि मेरी मालूमात की सोर्स में बैंक स्टेटमेंट भी शामिल हैं। इसके अलावा अबराज की अंदरूनी ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। मेरे पास पूरे दस्तावेजात सबूत हैं। क्या आपने कोई बैंकिंग मनी ट्रेल देखी है जो ये साबित करती है कि ट्रांजैक्शंस असल में हुई थी और आरिफ नकवी से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पैसे लिए थे? मैंने अबराज की ईमेल्स देखी हैं जिसमें आरिफ नकवी और उनके साथी पाकिस्तान में $2 करोड़ की अदायगी की बात कर रहे हैं और मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं देखा कि शरीफ बरादरान को अबराज की तरफ से कोई भी अदायगी की गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को स्टे मिल जाएगा। कामरान मुर्तज़ा का ये भी कहना था कि बलूचिस्तान और सिंध में करप्शन का मुकाबला है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आता है तो आपको लगता है कि उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद अदम तवाज़ुन पैदा हो जाएगा? 3 बातें रादर हो सकती हैं। एक कि उसको कहा जाए कि फॉरेन फंडिंग हो रही थी और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कि बड़े जो है ना उससे बहुत बड़ा वो हो सकेगा। दूसरा जो इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया वो प्रोहिबिटेड फंड जो है उस सूरत में सिर्फ जो है ना वो फंड्स जो है ना वो फोरफीट होते हैं। और तीसरी बात जो है ना वो पीटीआई के लिए आइडियल हो सकती है कि उसको कहें कि कुछ नहीं है। तो ये भी चांस है कि आप सिर्फ अगर ममनुआ फंडिंग केस है ये तो ममनुआ फंडिंग की सूरत में सिर्फ पीटीआई से कहा जाए कि ये जो ममनुआ फंड है ये आप वापस करेंगे, ये उसको फोरफीट कर लेंगे, बात इन फेवर ऑफ स्टेट बस खत्म हो जाएगी, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा मेरा ख्याल है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को घबराने की जरूरत नहीं है, उनको स्टे मिल जाएगा? नॉर्मली मिल जाता है। हमारा और सिंध का मुकाबला है कि कौन ज़्यादा करप्शन करेगा। बलूचिस्तान का और सिंध का मुकाबला कि कौन ज्यादा करप्शन करेगा, में से कौन पहले नंबर पे तो कौन जीत रहा है, बलूचिस्तान या सिंध? कभी वो जीत जाते हैं, कभी मैं जीत जाता हूँ। अच्छा जी हाँ, ये हमारा 55% जो है ना जब ठेका होता है ना उसमें 55% जो है ना वो कमीशनों में चला जाता है। 45% में ठेकेदार ने काम भी करना है और अपना भी पेट पालना है वगैरह वगैरह, उसके बाद सारा कुछ। तो उसमें से आप फिर उनसे गिला करेंगे कि ये डैम ठीक होंगे। माहिर कानून अनवर मंसूर खान ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002 के आर्टिकल 6 के तहत कोई भी सियासी पार्टी मल्टीनेशनल कंपनी और बैरूनी हुकूमत से फंड नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि ये फॉरेन फंडिंग का इशू नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को बार बार ये बावर कराया गया कि ये आपका इख्तियार नहीं है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम ममनू फंडिंग को देख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का, जिसके तहत उसमें आर्टिकल 6 है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग ले सकती है कहीं से भी, मगर वो मल्टीनेशनल से नहीं लेगी, फॉरेन गवर्नमेंट से नहीं लेगी और डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड कंपनियां जो हैं पाकिस्तान की उससे नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ये फॉरेन फंड का इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो आर्टिकल 6 से आगे नहीं जा सकता है, जिसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात की है। बहुत कैटेगोरिकल था और इससे ज्यादा कैटेगोरिकल हो नहीं सकता था, बिकॉज उन्होंने ये बिल्कुल वो ईसीपी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो फॉरेन फंड फॉरेन एडेड पार्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। उस सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया हुआ था फॉरेन एडेड पार्टी कि अगर कोई जिसका इंटेंशन ये हो कि मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, जिसकी वजह से बाहर से पैसे आ रहे हों, और ये चीजें प्रूव करना जो है वो उनका काम नहीं है और ना वो कर सकते हैं। ये फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग की तरफ से है। तो इलेक्शन कमीशन ने को ये पावर कराया गया है और बार बार ये जजमेंट पढ़ के सुनाया गया कि आपका इख्तियार नहीं, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि हम प्रोहिबिटेड फंडिंग देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने टाइटल जो है उस केस का प्रोहिबिटेड फंडिंग केस कर दिया था।
पाकिस्तान के 7 शहरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। वफाकी हुकाम के मुताबिक जुलाई में खैबर पख्तूनख्वा के 4 शहरों में पोलियो वायरस पाया गया। मजीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा द न्यूज़ वकार भट्टी से। वकार, एक तो ये बताइएगा कि ये 7 शहर कौन से हैं और जिन इलाकों से पोलियो वायरस मिला है वहाँ अब क्या इकदाम किए जाएंगे? जी देखें, पाकिस्तान में पोलियो के 14 केस सामने आने के बाद अब पाकिस्तान के 7 शहरों में सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। इनमें केपी के 4 शहर हैं जिनमें पेशावर, बनू, सवात और नौशहरा शामिल है, जबकि पंजाब के 2 शहर रावलपिंडी और लाहौर शामिल है। और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी पोलियो वायरस सूरज के पानी में मिला है। माहिरीन का कहना यह है, हुकाम का कहना यह है कि इसका मतलब यह है कि पोलियो वायरस इन 7 शहरों में बच्चों के आंतों में मौजूद है, लोगों के आंतों में मौजूद है, जो कि सूरज में पाया गया है। और अगर फौरी तौर पर इकदाम ना किए गए, अच्छी कैंपेन्स ना की गई, तो पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी बिलखुसूस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में पोलियो केसेस सामने आने का शदीद खतरा पैदा हो गया है। शुक्रिया वकार हमें अपडेट करने के लिए। कोयटा के नवाही इलाके औड़क में हाल ही में बारिश और सैलाबी रेले से कई मकानात तबाह हो गए हैं। ऐसी एक जगह मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर, उनसे तफसीलात जानते हैं। हाँ जी, हालिया बारिशों से कोयटा शहर के मुख्तलिफ नवा में वाक़ जो कच्चे मकानात है बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान पहुँचा। इस वक्त में वादी उड़क में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी एक ऐसा घर है जो हालिया बारिशों और सैलाबी पानी के बायस ये गिर गया है। जो मकीन है यहाँ पे इस वक्त जो मलबा उठाने के काम में मसरूफ़ है। इनका कहना है कि नीचे इनके कीमती सामान, जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान है वो तो जल गए, बाकी जो कीमती सामान है वो भी तबाह हो गए। मकीनों से मज़ीद जानते हैं। आप ये बताएँ कि यहाँ पर कोई इमदादी टीम आया है, किसी ने मदद की है सरकार की तरफ से? कोई सरकार की तरफ से कोई इमदाद नहीं हुआ था। अभी हमारा 9-10 कमरे ये सारा इस तरह हालात में सारा सामान गिर गया। सारा घर फर्नीचर मनीचर सारा। जो मकीन है नूर मोहम्मद इनका नाम, इनका कहना है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो उजरत पे काम करता है और अब इनकी सकत नहीं है कि ये दोबारा से घर बना सके। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनको जो घर की तामीर है दोबारा से करवा के दिया जाए। जी अभी आपको बताएं, बर्मिंघम में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून ने बॉक्सर इलियास हुसैन से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद है नौजवान पाकिस्तानी बॉक्सर इलियास हुसैन, जो कि क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। बहुत बहुत मुबारक हो इलियास आपको। जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खैर मुबारक। सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों से, पाकिस्तानियों से। हमारे लिए दुआ किया, ये सब लोगों के दुआओं से भी हो गया। मैं पाकिस्तान को मेडल दूंगा इंशाल्लाह। ये पहला इंटरनेशनल टूर है मेरा। चाहे ये बहुत हार्ड लड़के हैं ना, इन लोगों के साथ मज़ा बहुत आता है। एंजॉय कर रहे हैं? या बहुत 80% उम्मीद रखी हमसे। इंशाल्लाह मैं मेडल